9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आपके लिए हिंदी व्याकरण से हमने कुछ चैप्टर बनाने की कोशिश की है। आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लें और याद करें, तैयारी करें। देखिए, भाषा किसे कहते हैं। हिंदी भाषा की अगर बात करें या कोई भी भाषा की बात करते हैं तो भाषा हमारे भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। तो परिभाषा में लिखेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या सुनकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित या कथित रूप से, यानी बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहा जाता है। इनमें से कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना। ध्यान रखें, कौन सी धातु से? भाष, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाता है, छात्र सुनकर बात को समझते हैं। तो याद रखेंगे, भाष का मतलब है बोलना। भाषा को लिखकर या बोलकर दो तरीक़ों से प्रकट किया जाता है। वैसे सांकेतिक रूप से भी भाषा को प्रकट करने का एक माध्यम बनता है, लेकिन मुख्यतः भाषा बोलकर और लिखकर प्रकट की जाती है। प्रश्न बनता है, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लिखेंगे, भाषा का मुख्य उद्देश्य संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान करना है। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, याद रखना, विचारों का आदान प्रदान, वार्तालाप। तो भाषा का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों आगे लिखेंगे, भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। बोलकर मुख से जो प्रकट की जाती है वह भाषा मौखिक भाषा का रूप होता है। लिखकर जो भाषा प्रकट की जाती है वह भाषा का लिखित रूप होता है। और सांकेतिक माध्यम से जो दूसरों को समझाने का प्रयास किया जाता है, भावों को प्रकट किया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा प्रयोग करते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा कोई सिपाही अपने संकेतों के द्वारा ही आने जाने वालों को रास्ते या चलने या रुकने के लिए संकेत करता है। तो ये भाषा के मुख्यतः 3 रूप हैं। याद रखेंगे, इनकी परिभाषाएं आप लिख लेंगे। जैसे मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा के लिए लिखेंगे, जिन ध्वनियों का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात को दूसरों तक समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं, आप ये लिखेंगे। यह भाषा का अस्थायी रूप है, कहने का मतलब टिकाऊ नहीं है। उच्चारित होने के साथ यह समाप्त हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वार्तालाप होती है, भाषा बोली जाती है, वैसे ही इसके जो उच्चारित किए गई ध्वनि है वो गायब हो जाती है। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के सामने प्राय तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने होते हैं, तभी आप वार्तालाप कर सकते हैं या मोबाइल के माध्यम से ऐसा करते हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप है, बोलने के साथ ही समाप्त हो जाती है, एक दूसरे के सामने होना आवश्यक है। अगला है, इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। याद रखना, ध्वनि या वर्ण विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं, या आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो प्रकार है, लिखित भाषा किसे कहा जाता है? प्रश्न लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी आदि सभी लिखित भाषा का प्रमाण है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखें। लिखित भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है, इसे हम अपने भाव और विचारों को अनंत काल तक, मतलब लंबे समय तक इसको रखा जा सकता है। लिखित रूप किताबों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से हम लंबे समय तक रख सकते हैं। यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। ज़रूरी नहीं है कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हों।
इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है जो उच्चारित ध्वनियों को अभिव्यक्त करती है। यह भाषा का गौण रूप कहलाता है। तो ये थे लिखित भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अगला है सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा कोई व्यक्ति, बच्चा दूसरों को अपनी बात प्रकट करता है उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब संकेतों या इशारों के माध्यम से बात को समझाया जाता है तब वह सांकेतिक रूप, भाषा का सांकेतिक रूप बन जाता है, सांकेतिक रूप कहलाता है। चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रण, कोई भी सिपाही वगैरह ऐसी भाषाओं में बात करता आपको दिखाई देगा, लेकिन सर्वमान्य रूप लिखित और मौखिक ही माने जाते हैं। सांकेतिक रूप गौण है। भाषा के विभिन्न रूप सामने आते हैं। देखिए, सबसे पहले बोली, प्रतिनिष्ठित भाषा या शुद्ध भाषा जिसे कहेंगे। मानक भाषा का मानक रूप, ये भाषा का मानक रूप है। और राष्ट्रभाषा या राजभाषा। सबसे पहले बोलियां या बोली किसे कहते हैं? जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोली कहा जाता है। कहने का अभिप्राय, छोटे क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में भाषा का वह रूप जो साधारणतः समूहों और घरों में प्रयोग किया जाता है उसे बोली कहा जाता है। डायलेक्ट इंग्लिश में बोलेंगे। भारत में अनेक बोलियां हैं। दूसरा है प्रतिनिष्ठित भाषा या शुद्ध भाषा का रूप, मानक भाषा भी इसको कहेंगे। यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो वह प्रतिनिष्ठित भाषा बन जाती है। आप इतना ही लिख लेंगे और याद करेंगे। यह है सरकारी कामकाज के लिए, साहित्य के लिए और सुशिक्षित वर्ग के प्रयोग के लिए प्रतिनिष्ठित भाषा का प्रयोग सर्वमान्य है। उसके बाद राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा समझने से पहले राजभाषा समझें। किसी देश में जब संवैधानिक रूप से किसी भाषा को वैधानिक दर्जा दे दिया जाता है तो उसे राजभाषा कहा जाता है, जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। याद रखें, 14 सितंबर 1949। राष्ट्रभाषा किसी देश की अधिकांश लोगों द्वारा, अधिकांश प्रदेशों में बहुमत द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा कही जा सकती है, क्योंकि हिंदी 10 राज्यों में लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा बोली जाती है। अगला है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? अपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा। भाषा को लिखने के चिन्हों को लिपि कहा जाता है। या भाषा को प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ये लिखेंगे आप और याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स इसको लिखें और याद करें। अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में आपको वर्ण, वर्णमाला से संबंधित या व्याकरण से संबंधित प्रश्न करवाए जाएंगे। धन्यवाद।